इस वीडियो में हम पाठ योजना के बारे में जानेंगे कि पाठ योजना क्या होती है और इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले आइए जाने हम कि पाठ योजना क्या है। जिस प्रकार परीक्षा देने से पूर्व उसकी पूरी योजना बना ली जाती है, ठीक उसी प्रकार कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को किसी पाठ से संबंधित शिक्षण की अवधारणा को समझने के लिए पाठ की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। अर्थात यह वह पूर्व निर्धारित योजना होती है जिसके अनुसार शिक्षक नवीन ज्ञान को उपयुक्त विधियों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष एक सुनिश्चित अवधि के अंदर पाठ योजना को प्रस्तुत करता है। अब आइए हम जानें पाठ योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पाठ योजना कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं का पूर्व निर्धारण तथा नियोजन है। इसके निम्नलिखित कारणों से पाठ योजना बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। पाठ योजना शिक्षक प्रशिक्षण में छात्राध्यापकों के अंदर शिक्षण कौशलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। फिर है इसमें अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत होना। पाठ योजना की सहायता से शिक्षण करने से अध्यापक को अपने विषय का पूर्व ज्ञान हो जाता है। फलस्वरूप वह शिक्षण कार्य आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करती है। फिर इसके बाद है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करनी। पाठ योजना द्वारा शिक्षण करने से कक्षा में अनुशासन बना रहता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित पाठ योजना के निर्माण के समय अध्यापक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करता है तथा नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करता है। इससे विद्यार्थियों को ज्ञान ग्रहण करने में सुविधा होती है एवं अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति भी हो जाती है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण पाठ योजना में अध्यापक विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं, अभिरुचियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण की व्यवस्था करता है, जिससे शिक्षक का शिक्षण मनोवैज्ञानिक हो जाता है। क्रियाओं का निश्चित होना पाठ योजना में शिक्षक और विद्यार्थी क्रियाएं पहले से ही निश्चित कर ली जाती हैं, जिससे पाठ सुव्यवस्थित रूप से चलता है। सहायक सामग्री की तैयारी इससे शिक्षक आवश्यक सहायक सामग्री की व्यवस्था पूर्व से कर लेता है। विषय सामग्री सीमित होना पाठ योजना में विषय वस्तु सीमित हो जाती है, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सुविधा होती है। समय की बचत पाठ योजना में शिक्षक ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे समय की बचत होती है। अगला है मूल्यांकन में सहायक पाठ योजना में शिक्षक प्रश्न लिखता है, जिसके आधार पर अपने शिक्षण एवं विद्यार्थियों में अधिगम की जानकारी ले लेता है। अगला है स्थायी ज्ञान पाठ योजना के दौरान पाठ का सारांश भी बताया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को पाठ दोहराने में सहायता मिलती है और प्राप्त ज्ञान स्थायी हो जाता है। अब आइए हम जानें पाठ योजना का महत्व कि पाठ योजना का क्या महत्व है। पाठ योजना का निम्नलिखित महत्व है। पाठ योजना में शिक्षण के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रदान किया जाता है।
फिर दूसरा है पाठ की रूपरेखा बनाने में प्रभावी अध्यापन हेतु अध्यापक लिखित एवं अथवा अलिखित रूप से कक्षा में ज्ञान के पूर्व मस्तिष्क में अपने क्रियाओं के संबंध में पाठ की रूपरेखा बना लेते हैं। अगला है पाठ योजना से शिक्षण की क्रियाओं को सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है। अगला है पाठ योजना में विद्यार्थियों के संभावित अधिगम व्यवहारों तथा अनुक्रियाओं के संबंध में शिक्षक अपनी युक्तियों की व्यवस्था करता है। इस प्रकार कक्षा संबंधी समस्याएं नियंत्रित हो जाती हैं। अगला है कक्षा शिक्षण के सफल संचालन में कक्षा शिक्षण क्रियाएं कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए एवं कहाँ समाप्त करनी चाहिए और शिक्षण युक्तियों को किस प्रकार क्रम में प्रयोग किया जाए, इसके लिए पाठ योजना निर्देश देती है। अगला है अधिगम सामग्री के चयन में अधिगम सामग्री के चयन का निर्देश भी पाठ योजना से प्राप्त होता है। अब आइए हम जानें कि पाठ योजना के कौन कौन से प्रकार हैं। यहाँ पे हम कुछ संक्षिप्त पाठ योजना के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हार्वर्ड पाठ योजना के बारे में जानते हैं कि यह पाठ योजना क्या होती है। हार्वर्ड पाठ योजना प्राचीन पाठ योजनाओं में से एक है, जिसके जन्मदाता प्रोफेसर हार्वर्ड हैं। इनके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को छोटे छोटे सोपानों में बांटकर पूर्व संचित ज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी उसे अधिक शीघ्रता एवं सुगमता से ग्रहण करता है। यह पाठ्य योजना विषय वस्तु पर केंद्रित होती है। इसमें स्मृति स्तर को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसमें विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता है। हार्वर्ड के पाठ योजना के 5 पद हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रस्तावना, इसमें विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे विद्यार्थी नवीन ज्ञान को अच्छे से समझ सके। दूसरा है उद्देश्य कथन। प्रस्तावना के तुरंत बाद उद्देश्य किया जाता है। उद्देश्य कथन संक्षिप्त एवं आकर्षक होने चाहिए। फिर है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसमें विद्यार्थी तथ्यों का अवलोकन एवं निरीक्षण करता है। इसमें विद्यार्थियों के सहयोग से मूल पाठ का विकास किया जाता है। इसके बाद है पुनरावलोकन या पुनरावृत्ति। इसमें पाठ की मुख्य बातें संक्षेप में दोहराई जाती हैं। इसमें यह पता किया जाता है कि विद्यार्थियों ने पाठ को किस सीमा तक ग्रहण किया जाता है। फिर है प्रयोग। इसमें पढ़ाए गए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए कुछ क्रियाएं भी की जाती हैं, जैसे सारांश लिखना, मॉडल बनवाना, रेखाचित्र बनवाना इत्यादि। इसके बाद है ब्लूम आधारित पाठ योजना। आइए हम जानें कि ब्लूम आधारित पाठ योजना क्या होती है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवी है। इसके 3 ध्रुव शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन है। इसमें उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में परिभाषित करके शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जाता है, जिनके निम्नलिखित 3 पद हैं। पहला, शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करना। इसके अंतर्गत प्रत्येक पाठ पढ़ाए जाने से पूर्व सामान्य एवं विशिष्ट दोनों उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है सीखने का अनुभव। सीखने के अनुभव के अंतर्गत शिक्षक द्वारा पाठ वस्तु का शिक्षण किया जाता है। इसमें शिक्षक क्रिया तथा छात्र क्रिया दोनों आती हैं। साथ ही शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्रियों इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। तीसरा है व्यवहार परिवर्तन।
इस चरण के अंतर्गत अध्यापक उद्देश्यों के आधार पर विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इस व्यवहार परिवर्तन का पता शिक्षक द्वारा पाठ की समाप्ति पर पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्नों द्वारा लगाया जाता है। इससे अध्यापक स्वयं का मूल्यांकन भी करता है कि विद्यार्थी को पाठ कितना समझ में आया। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अब आइए हम निर्माणवादी पाठ योजना के बारे में जानें कि निर्माणवादी पाठ योजना क्या है। निर्माणवाद एक अधिगम उपागम अर्थात लर्निंग अप्रोच है। इसके अनुसार सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला स्वयं करके मानसिक रूप से संलग्न रहकर सीखता है। वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञात अनुभवों को नए अनुभवों के साथ जोड़कर स्वयं का ज्ञान एवं समझ विकसित करता है। निर्माणवाद से सीखने वाला स्वयं अपने पूर्व प्राप्त अनुभवों के आधार पर समझ विकसित करता है, उस पर चिंतन करता है और अपने ज्ञान को पुनः संगठित करता है। निर्माणवादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका बदल जाती है। यहाँ वह परंपरावादी शिक्षक की अपेक्षा एक सुविधादाता की भूमिका में आ जाता है। यहाँ वह कक्षा में चलने वाली गतिविधियों, चर्चाओं, बहस, विचारों के आदान प्रदान को ऐसी दिशा देता है कि वह सार्थक परिणाम पर पहुंच जा सके। अर्थात शिक्षक अधिगमकर्ता को एक दिशा देते हुए धारणा परिवर्तन करने में सहायता करता है। निर्माणवादी पाठ योजना का प्रारूप इस प्रकार से है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निर्माणवाद की भावना के अनुसार पाठ योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। यह पाठ योजना परंपरावादी पाठ योजना से अलग होती है। इस पाठ योजना के निर्माण में कुछ निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जैसे शिक्षक को सर्वप्रथम नवीन प्रकरण या अवधारणा के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों को जानना चाहिए। दूसरा, प्रकरण से जुड़ी विद्यार्थियों की भ्रांति या धारणाओं को पहचानना चाहिए। फिर नवीन प्रकरण में विद्यार्थियों को क्रियाशील करते हुए भ्रांत धारणाओं में परिवर्तन करते हुए नई धारणा के निर्माण के अवसर देना चाहिए। यहाँ शिक्षक को सुविधादाता के रूप में कार्य करना चाहिए। आवश्यकता हो तो विशेष क्रियाकलाप या नई गतिविधियों द्वारा वास्तविक अनुभव देने का प्रयास करना चाहिए। अंत में विद्यार्थी को प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। अब आइए हम जानें निर्माणवादी को टीचिंग पाठ योजना क्या होती है। को टीचिंग अर्थात सहशिक्षण। यह शिक्षण की ऐसी पद्धति है जिसमें एक कक्षा में दो शिक्षकों के बीच साझेदारी होती है। दोनों शिक्षक मिलकर निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त कर अपने जिम्मेदारियों और जवाबदारियों को साझा करती हैं। को टीचिंग पद्धति 3C पर आधारित है। पहला है को प्लान यानी मिलकर योजना बनाना। दूसरा को इंस्ट्रक्ट मिलकर निर्देश देना। तीसरा है को एसिस्ट मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना। अर्थात को टीचिंग पाठ योजना के अनुसार दो शिक्षक यानी नियमित एवं छात्राध्यापक आपस में मिलकर विद्यार्थियों के समूह के साथ योजना, संगठन, बोलने की शैली, आकलन के निर्देशों को एक भौतिक स्थान यानी कक्षा पर साझा करते हैं। यह प्रक्रिया को टीचिंग कहलाती है। यह एक विशेष सहयोगात्मक उपागम है जो शिक्षा में गुणवत्ता के विकास हेतु उपयोग की जाती है। इसमें एक नियमित शिक्षक यानी मेंटर और एक छात्राध्यापक मिलकर पाठ योजना बनाते हैं। विभिन्न को टीचिंग प्रारूप के आधार पर कक्षा व्यवस्था करते हैं। को टीचिंग में उद्देश्यपूर्ण अवलोकन की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम 4 पाठ योजनाओं के बारे में जाना है। यहाँ केवल हार्वर्ड पाठ योजना के बारे में चर्चा की जा रही है कि हार्वर्ड पाठ योजना का प्रारूप किस प्रकार है और इसका हम निर्माण कैसे करेंगे। तो आइए हम जानें
कि हार्वर्ड पाठ्य योजना से संबंधित कौन कौन से बिंदु हैं। हार्वर्ड पाठ्य योजना से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं, इस प्रकार से हैं। पहला है विषय, कक्षा और प्रकरण आदि। इसके अंतर्गत विषय, कक्षा, वर्ग, दिनांक, विद्यालय, अवधि एवं प्रकरण का पूर्व में निर्धारण किया जाता है। फिर है सामान्य उद्देश्य। इसके अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों को उल्लेख किया जाता है। इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। ये उद्देश्य विषय के प्रकरण की प्रकृति पर आधारित होते हैं। पूर्व ज्ञान। इसके अंतर्गत प्रकरण या शीर्षक से संबंधित पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाकर लिखा जाता है। प्रस्तावना प्रश्न इसी पूर्व ज्ञान के आधार पर बनाए जाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री। अधिगम की प्रस्तुतिकरण को रोचक एवं सरल बनाने हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रस्तावना। प्रस्तावना के द्वारा विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के द्वारा नवीन प्रकरण पर लाया जाता है। इसके लिए प्रस्तावना प्रश्नों, गतिविधियों का चयन अत्यंत सूझबूझ द्वारा करके एवं अंत में समस्यात्मक प्रश्नों के रूप में नवीन ज्ञान से संबंधित स्थापित किया जाता है। फिर इसके बाद है उद्देश्य कथन। प्रस्तावना प्रश्नों की सहायता से शिक्षक समस्यात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रकरण का कथन देता है कि आज हम इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे। यही उद्देश्य कथन होता है। फिर इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। उद्देश्य कथन के उपरांत शिक्षक विषय वस्तु के विकास हेतु शिक्षक कक्षा में कुछ गतिविधियां करता या करवाता है अथवा प्रश्न पूछता है जिसका विद्यार्थी उत्तर देते हैं। यह प्रश्न विकासात्मक प्रश्न कहलाते हैं। ये प्रश्न तार्किक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सही उत्तर प्राप्त करने हेतु शिक्षक पूरक प्रश्न भी पूछता है। पूरक प्रश्न विद्यार्थियों को सही उत्तर तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। जब विद्यार्थी विकासात्मक या पूरक प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं दे पाता तो उस समय शिक्षक अपना कथन देकर उसका स्पष्टीकरण देता है। फिर है श्यामपट्ट कार्य। भौतिकी के प्रश्नों एवं उनके क्रियाकलाप, चित्र आदि महत्वपूर्ण तथ्यों को श्यामपट्ट में अंकित कर समझाया जाता है। फिर है पुनरावृत्ति। विभिन्न प्रश्नों या गतिविधियों आदि के माध्यम से सीखे गए ज्ञान का पुनः पुनरावृत्ति किया जाता है, जिससे यह पता लग जाता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा या ज्ञान प्राप्त किया है। इसके बाद है मूल्यांकन। बताए गए ज्ञान को पुनः शिक्षक कुछ प्रश्नों को पूछकर या हल करवाकर विद्यार्थियों की समझ को मजबूत करते हैं। यदि विद्यार्थियों को कहीं परेशानी का अनुभव हो रहा है तो मूल्यांकन द्वारा स्पष्ट रूप से पता लग जाता है, जिससे शिक्षक निराकरण की रणनीति बना सकते हैं। अंत में है गृह कार्य। पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों अथवा पढ़ाए गए प्रकरण से संबंधित प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। अब आइए हम जाने पाठ्य योजना का प्रारूप किस प्रकार से है। तो पाठ्य योजना के प्रारूप के बारे में आइए हम जानें। सबसे पहले इसमें कक्षा आती है कि हमको कौन सी कक्षा को पढ़ाना है और किस दिनांक को पढ़ाना है। इसके बाद आता है विषय। यहाँ पे हम चूँकि भौतिक विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं इसलिए यहाँ पे विज्ञान विषय आता है। इसके बाद कालखंड आता है कि कौन से कालखंड में या पीरियड में हमारी कक्षाएं हैं। अब विषय संबंधित प्रकरण या शीर्षक लेते हैं कि हमको कौन सा प्रकरण या शीर्षक पढ़ाना है। फिर इसके बाद इसमें समयावधि निश्चित होती है कि कितने समय के लिए पढ़ाना है, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटा। इसके बाद इसमें हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या है।
फिर इसके विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान देखते हैं कि जो प्रकरण है उससे पूर्व ज्ञान बच्चों को है कि नहीं है। इसके बाद प्रस्तावना बनाते हैं। प्रस्तावना में मुख्य बिंदु आते हैं क्रमांक, शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया। इसके बाद अपना हम उद्देश्य कथन करते हैं कि आज हमको कौन सा क्या पढ़ाना है। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित बिंदु होते हैं क्रमांक, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद हम पुनरावृत्ति करते हैं मौखिक प्रश्नों द्वारा, फिर कक्षा कार्य लिखित प्रश्नों द्वारा करते हैं और फिर बच्चों को हम गृह कार्य देते हैं। इसके बाद हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक के होते हैं। अब आइए हम भौतिक विज्ञान से संबंधित एक पाठ्य योजना के निर्माण को जानें कि भौतिक विज्ञान में पाठ्य योजना का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम पाठ्य योजना क्रमांक डालते हैं कि कौन सा पाठ्य योजना क्रमांक है, 1 है, 2 है, 3। यहाँ चूँकि आपको 20 पाठ्य योजना बनानी है इसलिए 1 से 20 तक आप उसका क्रमांक डालेंगे। इसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं कि हमें कौन से विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है या भेजा जाएगा। अब यहाँ हम विषय लेते हैं विज्ञान और कक्षा 7 की हम विज्ञान विषय लेते हैं। इसमें दिनांक देते हैं किस दिनांक को हमको पढ़ाना है। कालखंड मान लीजिए यहाँ पे द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, जो भी है यहाँ हम कालखंड लिखते हैं। इसके बाद हमारी समय अवधि निश्चित होती है कि यह कितने मिनट का, यहाँ पे हमने 45 मिनट लिया है और विज्ञान संबंधी प्रकरण हमने प्रकाश का परावर्तन लिया है। इसके बाद हम बच्चों से सामान्य उद्देश्य देखते हैं कि विद्यार्थियों में तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना है, भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना है, नवीन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, निरीक्षण शक्ति का विकास करना है। अब आइए हम विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य वस्तुतः विषय या प्रकरण से संबंधित होता है। यहाँ है परावर्तन की अवधारणा को समझ सकेंगे, यानी विद्यार्थी परावर्तन की अवधारणा को समझ सकेंगे। फिर है परावर्तन के प्रकार को जान सकेंगे। तीसरा है परावर्तन के नियम को समझ सकेंगे। अब अगला है पूर्व ज्ञान। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों को प्रकाश के बारे में पूर्व ज्ञान है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं विद्यार्थी प्रकाश के बारे में पूर्व से जानते हैं। अब इसमें कौन कौन सी सामग्री, सहायक सामग्री लगेगी, अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक अधिगम सामग्री। यहाँ हम टार्च, मोमबत्ती, दर्पण, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, चाक, डस्टर, कुछ अन्य सामग्रियाँ लेते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना बनाते हैं। प्रस्तावना हमारी इस प्रकार से है। यहाँ क्रमांक लिखते हैं कॉलम में, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, शिक्षक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले हम पूछते हैं कि प्रस्तावना में क्या आप अंधेरे में वस्तुएं देख सकते हैं। विद्यार्थी क्रिया करते हैं नहीं, और श्यामपट्ट प्रकाश, चूँकि प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे हैं, प्रकाश पढ़ते हैं, उसको हम ब्लैक बोर्ड में प्रकाश लिखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछते हैं आप अंधेरे में वस्तुएं क्यों नहीं देख सकते। विद्यार्थी जवाब देते हैं क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होता है। फिर इसके बाद पुनः हम होते हैं क्योंकि बच्चे प्रश्न का जवाब दे देते हैं, इसलिए हम उन्हें रीइंफोर्स करते हैं कि बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद पूछते हैं हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। बच्चे प्रश्न देते हैं किसी प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश वस्तु से टकराकर जब हमारी आँखों में आता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। इस प्रकार इसमें शाबाश, रीइंफोर्स करेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जब प्रकाश किसी माध्यम में से होता हुआ वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को क्या कहते हैं।
बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, अर्थात वे निरुत्तर रहते हैं। अब यहीं से हमारा एक उद्देश्य कथन बन जाता है कि उद्देश्य कथन इस प्रकार से आज हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके पर हम प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिसकी टेबल इस प्रकार से तालिका में इस प्रकार से हम करते हैं, तालिका अनुसार कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्रमांक आता है, फिर शिक्षण बिंदु लिखते हैं, शिक्षक क्रिया लिखते हैं। शिक्षक क्रिया में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं, शिक्षार्थी क्रिया या विद्यार्थी जो भी कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं या सुनते हैं। फिर यहाँ श्यामपट्ट कार्य भी लिख सकते हैं, इसको बीच में भी श्यामपट्ट कार्य तालिका में बना सकते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु है परावर्तन की अवधारणा। शिक्षक क्रिया, खिड़की से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी चमकदार सतह जैसे समतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात चमकीले प्रकाश क्षेत्र के रूप में दिखाई देती है और यही परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ता है तो हमारी आँखों को चकाचौंध कर देता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इसको हम श्यामपट्ट पर भी लिखते हैं। कुछ संक्षिप्त चीज़ें जैसे प्रकाश की अवधारणा, प्रकाश का परावर्तन, तो इस प्रकार से हम श्यामपट्ट पर भी कुछ संक्षिप्त चीज़ें जानकारी लिखते हैं। दूसरा है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी माध्यम जैसे हवा में से होता हुआ वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम यानी हवा में लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनकर कापी में लिखते हैं और सुनते हैं, श्यामपट्ट में प्रकाश का परावर्तन भी लिखते हैं। तीसरा है बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तो क्या हमें वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं? प्रयोग के माध्यम से शिक्षक बताते हैं, शिक्षण बिंदु में प्रयोग के माध्यम से दिखाते हैं, हाँ हमें वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है? शिक्षक प्रयोग के माध्यम से बताते हैं, टार्च, गत्ता एवं दर्पण लेकर प्रयोग के माध्यम से समझाते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक छात्र प्रयोग को देखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बोध प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे अंधेरे में वस्तुएं क्यों दिखाई नहीं देती हैं? प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है? किसी चमकदार बर्तन, स्वच्छ जल एवं स्टील में आपको अपना प्रतिबिंब किसके कारण दिखाई देता है? अब इसके बाद छठवां बिंदु आते हैं, परावर्तन के प्रकार। शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में जानते हैं? विद्यार्थी निरुत्तर रहते नहीं। ब्लैक बोर्ड में श्यामपट्ट में परावर्तन के प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ शिक्षक बताते हैं, परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। परावर्तन के प्रकार विद्यार्थी कापी नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। इसी प्रकार ब्लैक बोर्ड में भी नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन लिखते हैं। अगला बिंदु है नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी समतल, चिकनी एवं चमकदार सतह जैसे दर्पण पर आपतित होती हैं तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती हैं। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। अब इसको हम चित्र के माध्यम से सिखाते हैं, जिसका चित्र इस स्लाइड के बाद दिखाया गया है, को बच्चे ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं और नोट करते हैं। चित्र नियमित परिवर्तन का, क्योंकि इस स्लाइड के बाद हम चित्र के बारे में नियमित परिवर्तन के बारे में बताएंगे, वहाँ पे दिया गया है। फिर अगला बिंदु है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी खुरदरे तल पर आपतित होती हैं तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती बल्कि सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार का परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। चित्र 2 को ध्यानपूर्वक देखते एवं समझते हैं एवं नोट करते हैं। खुरदरे तल के कौन से उदाहरण हैं पूछते हैं। चित्र 2 श्यामपट्ट में बनाते हैं और अनियमित परावर्तन का, जो कि इस स्लाइड के बाद समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। 10वां पॉइंट है खुरदरे तल के उदाहरण हैं दीवार, लकड़ी, पत्थर आदि। क्योंकि बच्चों ने पूछा था खुरदरे तल के कौन से उदाहरण हैं, यहाँ शिक्षक जवाब देते हैं। खुरदरे तल के उदाहरण है दीवार, लकड़ी, पत्थर आदि। ध्यानपूर्वक सुनकर कापी में लिखते हैं और इसको हम श्यामपट्ट में भी लिखते हैं कि दीवार, लकड़ी, पत्थर आदि। अगला बिंदु है परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम हैं।
बच्चे ध्यानपूर्वक सुन कापी में लिखते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु किसे कहते हैं? बच्चे प्रश्न पूछते हैं। परावर्तन के नियम ये भी हम ब्लैक बोर्ड में श्याम पट्ट पर लिखते हैं, ताकि बच्चे ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें। अगला बिंदु है, आइए आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र 3 को ध्यानपूर्वक देखते हैं एवं समझते हैं एवं नोट करते हैं। चित्र 3 इस स्लाइड के बाद दिया है, अभी यहाँ पे देखेंगे। यहाँ तो इस प्रकार हम यहाँ पे बहुत प्रश्न भी पूछते हैं। आपतन कोण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं? नियमित परावर्तन एवं अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? अब आइए हम चित्र 1 में नियमित परावर्तन और चित्र 2 में अनियमित परावर्तन और चित्र 3 में आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में जाने एवं समझें। पहला चित्र है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन माने इसमें यह होता है जब प्रकाश की समानांतर किरणें, ये प्रकाश की समानांतर किरणें हैं, यहाँ देखिए प्रकाश की समानांतर किरणें आ रही हैं, किसी समतल, चिकनी एवं चमकदार सतह, जैसे दर्पण, ये दर्पण है, चिकनी चमकदार सतह पर ये किरणें आ रही यहाँ पे हैं, दर्पण पर आपतित होती हैं, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती हैं। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। ये प्रकाश किरणें आती हैं और ये इस प्रकार के समानांतर रहती हैं। अब आइए चित्र 2 में अनियमित परावर्तन के बारे में जानें। यहाँ जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी खुरदुरे तल, ये जो है यहाँ पे ये खुरदुरा तल है, प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदुरे तल पर आती हैं, आपतित होती हैं, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती। यहाँ देखिए प्रकाश किरणें समानांतर थी, यहाँ जबकि ये प्रकाश समानांतर नहीं है बल्कि सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार का परावर्तन अनियमित परावर्तन कहती हैं। यहाँ पे किरणें आती तो है, टकराती हैं, लेकिन ये जो है ये सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। अब आइए हम जानें, तो इस प्रकार का जो एरिया है अनियमित परावर्तन है। यहाँ आप देखेंगे चित्र 3 में आपतन कोण है, यहाँ पे जो बना गया है ये आपतन कोण है। अब परावर्तन कोण, ये यहाँ पे जो दिया गया ये परावर्तन कोण है। आपतित किरण, ये जो किरण जो आ रही है यहाँ पे जो दर्पण टकरा रही है ये आपतित किरण है, और परावर्तित किरण, ये जो किरणें यहाँ से जा रही है ये परावर्तित किरण है। एवं आपतन बिंदु, आपका यहाँ पे परावर्तक ये सतह है और यहाँ पे पॉलिश की गई है सतह है, और ये परावर्तन, तो ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तन कोण हो गया, और ये आपतन कोण हो गया यहाँ पे है, और ये किरण आपतित किरण हो गई। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। अब हम पुनरावृत्ति करते हैं। नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती हैं, किंतु अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती हैं। चित्र 1 में हमने नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर होने को देखा, और चित्र 2 में अनियमित परावर्तन के बारे में देखा। अब कक्षा कार्य देते हैं। कक्षा कार्य में खुरदरी सतह से होने वाला परावर्तन कौन सा परावर्तन कहलाता है? यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ये कक्षा कार्य विद्यार्थियों को करने के लिए हम देते हैं। इससे ये देखते हैं कि विद्यार्थियों को कितनी जो हमने पाठ पढ़ाया है प्रकरण संबंधित कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। गृह कार्य, अब हम बच्चों को कुछ पाठ संबंधित या प्रकरण संबंधित जो हमने पढ़ाया है इसके लिए बच्चों को गृह कार्य भी देते हैं। पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। फिर है सिद्ध कीजिए कि परावर्तन की क्रिया में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तीसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध है। तो इस प्रकार से भौतिक विज्ञान में विज्ञान की
प्रकाश के परावर्तन के बारे में एक हमने पाठ्य योजना बनाई है। इसी प्रकार विद्यार्थियों आपको 20 पाठ्य योजना बनानी है, जो किसी कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं जो भी आप कक्षा संबंधित है, प्रकरण संबंधित आपको 20 लेसन प्लान इससे संबंधित बनानी है। अंत में हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, और इधर हस्ताक्षर छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका के होंगे। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से पाठ्य योजना के बारे में जाना। यदि हमारी ये पाठ्य योजना आपको पसंद आई हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।